Hello, my dear students. So, welcome back to my channel. एंड कभी कभी होता है ऐसा लाइफ में जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं जा पाती हैं। जो हम सोचते हैं, जो हम प्लानिंग करके चलते हैं, वैसा कुछ भी नहीं हो पाता। लेकिन लेकिन आप हीरो कब बनते हो? जब आप किसी भी चीज़ से हार नहीं मानते हो और उसको एज अ चैलेंज समझ के उससे फाइट करते हो और आगे बढ़ते हो। आपको ज़रूर कभी ना कभी फ़ायदा ज़रूर होता है। तो इसी गुड नोट पे हम आपका आज का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये सब हमने पहले के चैप्टर्स, पहले के वीडियो में कर चुके हैं हम लोग। एक वीडियो मैंने बनाई थी। अब हम एनोडाइजिंग से करेंगे। एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग है एक एल्यूमिनियम पे, ठीक है, एल्यूमिनियम पे एक थिक ऑक्साइड लेयर का चढ़ जाना। राइट, उसको क्या बोलते हैं हम? एनोडाइजिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में क्या होता है कि जैसे ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, एक एल्यूमिनियम आर्टिकल है। इस पे क्या हो गया? इस पे हमने जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, या तो वो अपने आप ही इसमें परत चढ़ा लेता है या फिर हम ऐसा करते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं ताकि एल्यूमिनियम पे हम ऑक्साइड लेयर चढ़ा दें। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे ये ऑक्साइड लेयर क्या होती है, इसको क्या करती है? कोरोजन से बचाती है। किसको बचाती है? एल्यूमिनियम को कोरोजन से बचाती है। ठीक है, तो ये जो ऑक्साइड लेयर है ये फायदेमंद होगा और एल्यूमिनियम की, क्योंकि इसका एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नहीं होने दे रहा है। ये ऑक्साइड लेयर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, इसको बचा रहा है। राइट, ये एज एन अम्ब्रेला इसके लिए काम कर रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग। इसमें क्या होता है? एनोड, इसमें एनोड यूज किया जाता है, इसलिए इसको इसका नाम भी एनोडाइजिंग है। ए फॉर एनोडाइजिंग एंड ए फॉर एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के लिए एनोडाइजिंग प्रोसेस यूज किया जाता है। राइट, तो एनोड क्या किया था? एनोड पे क्या किया जाता है? एक क्लीन आर्टिकल, एल्यूमिनियम आर्टिकल यूज किया जाता है। ओके, let me go by the NCRT. It says develops a thin layer. The aluminum coat makes it resistance making during anodizing. ठीक है, एनोड को क्या बनाया जाता है? एक क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल का एनोड बनाया जाता है। ठीक है, एनोड क्या होता है? वो टर्मिनल जो वो पॉजिटिव टर्मिनल, वो इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच होता है, उसको बोलते हैं एनोड। तो एनोड किस चीज का बनाया जाता है? एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद, जैसे कि एक हमने वो लिया बीकर टाइप का। ठीक है, इसमें क्या किया हमने? इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में किसको लिया हमने? हमने डाइल्यूट H2SO4 को लिया। ठीक है, और इसको डाइल्यूट H2SO4 से इलेक्ट्रोलाइज करवाया। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जो एनोड से निकलती है ना, जो एनोड हमने एल्यूमिनियम बनाया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन निकलती है यहाँ से और ये क्या करता है? ये एनोड पे जाके चिपक जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ ये रिएक्ट करके क्या बना देता है? ये एक थिकर प्रोटेक्टिव लेयर इस पे बना देता है। ठीक है, इस तरीके से एनोडाइजिंग क्या कर लेता है? एल्यूमिनियम आर्टिकल को प्रोटेक्ट कर लेता है। और ये ऑक्साइड लेयर क्यों चढ़ाई जाती है? कभी कभी क्या होता है, ये ऑक्साइड लेयर में क्या होता है, इसमें ना पेंट वगैरह या डाई इजी हो जाता है करना, तो इसलिए इसको ऑक्साइड लेयर चढ़ाई जाती है ताकि इसको डाई करके इसको अट्रैक्टिव फिनिश दे पाए। वही सोडियम का हम रिएक्शन देखते हैं। हम किसका रिएक्शन देख रहे थे? हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख रहे थे कि मेटल एयर में क्या प्रेजेंट होता है? एयर में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ सारे मेटल्स क्या कैसे रिएक्शन देते हैं? राइट, तो एनोडाइजिंग है। फिर है सोडियम। सोडियम कैसे? सोडियम ऑक्सीजन के साथ वेरी रिएक्टिव है। सोडियम इतना रिएक्टिव है कि वो क्या करता है? उसमें आग लग सकती है। और पोटेशियम भी वेरी रिएक्टिव मेटल है। मैग्नीशियम लेस विगरस रिएक्शन शो करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम। बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प टू डिसाइड। अगर ऑक्सीजन में बर्न करने से किसकी रिएक्टिविटी नहीं पता लगती है? रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, कॉपर एंड लेड, इनकी रिएक्टिविटी पता नहीं लगती है। तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे पता करें? तो मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है। तो मेटल पहले वाटर के साथ रिएक्ट करा के क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड प्लस H2 रिलीज होता है। ठीक है,
फिर मेटल ऑक्साइड फर्दर जब वाटर के साथ डिजोल्व कराते हैं या रिएक्शन कराते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे होगा? NaOH, KOH, ये सब क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं वाटर के साथ डिफरेंट मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। तो पहले तो कोल्ड वाटर, फिर हॉट वाटर, फिर स्टीम देखेंगे हम। तो कोल्ड वाटर, ये सोडियम और पोटेशियम तो इतना रिएक्टिव है कि ये तो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाएगा। बहुत ही वायलेंट होता है ये, इसमें आग भी पकड़ सकता है, ठीक है, लग सकता है, एक्सीडेंटल, बहुत ज़्यादा फायर निकल सकती है। तो बहुत ही वायलेंट होता है, एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, ठीक है। जो हाइड्रोजन रिलीज होती है ना, वो तुरंत ही क्या कर देता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये फायर, आग लगा देता है, ठीक है। फिर क्या है, फिर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है, हॉट मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा उसको हॉट वाटर से रिएक्ट करवाएंगे कि हो सकता है इसको और ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इसको, इसमें जब हॉट वाटर में के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या करेगा, फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ये क्या बना देगा, फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH2। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना देगा, ठीक है। मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बन रहा है जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तब। अब स्टीम, अब जो मेटल जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे, वो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे, वो किसके साथ शो करेंगे, उनको स्टीम। स्टीम में क्या होता है, ज्यादा एनर्जी होती है, राइट। तो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये तीनों क्या करेंगे, स्टीम के साथ शो करेंगे रिएक्शन, ओके। तो ये क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना लेंगे, ठीक है, सेम रिएक्शन रहेगा सबका। तो एल्यूमिनियम ने वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया, प्लस H2 रिलीज होगा। फिर क्या करेंगे, ये आयरन भी इसके साथ करके आयरन ऑक्साइड बना देगा और H2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। फिर पोटेशियम, पोटेशियम वाटर के साथ रिलीज करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, प्लस H2 बनाएगा। ये भी हाईली एक्सोथर्मिक है, कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाएगा। सोडियम क्या करेगा, सोडियम भी H2 के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी, ये कोल्ड वाटर के साथ शो करेगा, ठीक है। ये इसी का रिएक्शन है। फिर है कैल्शियम। कैल्शियम लेस वायलेंट है, ये उतना वायलेंट है, उतना खून खराब नहीं करता है ये, ठीक है। तो ये लेस वायलेंट है। हीट इवॉल्व नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। तो जो हीट इवॉल्व होती है ना, उतनी नहीं होती है कि इसका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या मिल रही थी, हीट मिल रही थी, ठीक है। इसको यहाँ पे हीट मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे उतनी हीट नहीं है, नॉट सफिशिएंट हीट, ठीक है। इतना सफिशिएंट हीट नहीं है कि वो हाइड्रोजन को आग लगने पर विवश कर दे, ठीक है, उसको मजबूर कर दे, राइट। तो हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम का कैल्शियम का कैल्शियम का वेट 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 कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा प्लस H2। और ये उतना एक्सोथर्मिक नहीं होगा, ये भी फ्लोट करने लगेगा। जैसे कि मैग्नीशियम फ्लोट कर रहा था, मैग्नीशियम किसके साथ फ्लोट कर रहा था, वो हॉट वाटर के साथ, लेकिन ये नॉर्मल वाटर के साथ ये क्या करेगा, लेट मी चेक इट वंस, ठीक है। इसमें मेंशन नहीं है कि ये क्या कौन से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो नॉर्मल वाटर ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्शन करा के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, तो कैल्शियम फ्लोट करने लगेगा लाइक मैग्नीशियम। मैग्नीशियम फ्लोट कर रहा था ना, वैसे ही। क्यों फ्लोट करेगा, इसका फ्लोट करने का रीजन क्या है, तो जो हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं इस रिएक्शन में, वो क्या करता है, वो मेटल के साथ स्टिक कर जाता है। कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ये इसके साथ चिपक जाएगा और चिपक के क्या बना देगा, इसको हल्का बना देगा, जिसकी वजह से ये क्या करने लगेगा, ये फ्लोट करने लगेगा, ठीक है। सेम मैग्नीशियम के केस में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर मेंशन नहीं है, लेकिन ये कोल्ड वाटर के साथ ही कर रहा है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये बबल वाला जो फेनोमेना है वो सेम शो करेगा, मैग्नीशियम भी कैल्शियम की तरह। तो मेटल जैसे लेड हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, फिर सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये क्या करता है, ये रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, क्योंकि ये क्या है, अनरिएक्टिव है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आज ये चैप्टर फिनिश हो जाए, ओवर हो जाए, ठीक है। फिर मुझे आप कमेंट में ज़रूर बता देना कि नेक्स्ट चैप्टर मुझे कौन सा स्टार्ट करना चाहिए, फिजिक्स का या फिर बायो का,
या फिर मैं पीरियोडिक टेबल या कार्बन एंड कंपाउंड्स पीरियोडिक टेबल तो है नहीं आपके इसमें सिलेबस में, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं वो करवा दूँ, क्योंकि पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए, राइट। भले ही सिलेबस में हो ना हो, आपको नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, लेकिन मेरा फर्ज है बीइंग अ टीचर कि मैं आपको वो करवाऊँ, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि मेटल एसिड्स के साथ कैसा रिएक्शन शो करता है, ठीक है। मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। मेटल मेटल जैसे सोडियम हो गया, ये डाइल्यूट एसिड HCl के साथ क्या बना देगा, ये NaCl बना देगा और हाइड्रोजन बना देगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मेटल फिर नाइट्रिक एसिड के साथ क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन गैस बना देगा, ये नहीं बनाएगा, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं, लेकिन दिस इज द एक्सेप्शन, ठीक है। जब मेटल एसिड जो कि नाइट्रिक एसिड है जिसका फॉर्मूला है HNO3, उसके साथ हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा भाई, ऐसी क्या बात हो गई? क्योंकि ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करा देगा, ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड, जो हाइड्रोजन ये बनेगा ना, अगर हाइड्रोजन बनेगा तो, लेकिन ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करा के क्या बना देगा, वाटर बना देगा, एंड इटसेल्फ ये खुद रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस टू एनी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मतलब ऑक्सीजन लूज करके, ये 3 ऑक्सीजन है ना इसमें, देखो कम है ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये इसने अपने आप को क्या कर दिया, रिड्यूस कर लिया, और किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब एडिशन ऑफ वाटर कर देगा, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर देगा, ठीक है, और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। जो मैग्नीशियम, हम देख रहे हैं कि मेटल का एसिड के साथ क्या रिएक्शन है, तो ज्यादातर हमने पहले वाला देख लिया ना, सोडियम HCl के साथ क्या बनाएगा, NaCl सॉल्ट प्लस H2। फिर जो मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है MM वाले, ठीक है, वो क्या करेंगे, वेरी डाइल्यूट, बहुत ज्यादा ही डाइल्यूट, जिसमें क्या होगा, उसकी ज्यादा मतलब पावर नहीं रह पाएगी, ठीक है, तो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवा देंगे। तो ये बोलेंगे कि अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवाना है तो पहले तो इसको बहुत सारा पानी दे दो पीने के लिए, ठीक है, ताकि इसकी एनर्जी पूरी चली जाए, ठीक है, और इसमें कुछ भी ना बने बचे, सिर्फ पानी पानी बचे, थोड़ा सा इसकी बस एग्जिस्टेंस के लिए रह जाइए, और हम कर देंगे काम, तुम्हारा हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक है, इवॉल्व हो जाएगा। रेट ऑफ बबल फॉर्मेशन, मैग्नीशियम में रेट ऑफ बबल फॉर्मेशन क्या है, फास्टेस्ट है, ठीक है, और ये क्या होगा, ये मोस्ट एक्सोथर्मिक है। बबल फॉर्मेशन किसकी वजह से, हाइड्रोजन गैस के मिलने से, ठीक है। The reaction was also the most exothermic in this case. The reactivity decreases. Reactivity decrease हो जाता है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का उससे कम, फिर उससे कम जिंक, देन मग अल जन फे, ऐसे करके याद कर सकते हो, मग अल जन फे, ठीक है, ऐसे ही आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। लॉन्ड कॉपर, कॉपर में कोई भी बबल नहीं बनेगा, टेम्परेचर बिल्कुल अनचेंज रहेगा, और HCl के साथ क्या रिएक्शन ही शो नहीं करेगा, इसलिए ना तो बबल बनेगा, ना तो टेम्परेचर चेंज होगा, और ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब है एक्वारेजिया, एक्वारेजिया का नाम है रॉयल वाटर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉपर्स कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इन दोनों का जो H से है, HCl HNO3, इसमें 3 नहीं है तो 3 ऐड कर दो, इसमें 3 है तो 1 ऐड कर दो, ठीक है, इसका 3 इसको दे दो, इसको इसका 1 ये इसको दे दो, ठीक है, ऐसे मतलब याद करने के लिए, ठीक है। तो HCl किस कॉन्सेंट्रेशन में रहता है, 3, और HNO3 1, ठीक है, 3:1 इनका कॉन्सेंट्रेशन रेशियो है। तो इनका इस रेशियो में जब मिक्सचर बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया, जो कि क्या है, रॉयल वाटर है, हाईली कोरोसिव स्विमिंग लिक्विड है, ये क्या कर देगा, ये गोल्ड और प्लेटिनम को पिघला देगा और आपको बुद्धू बना देगा, जो भी आएगा कि लाओ जी हम आपका गोल्ड को बिल्कुल साफ कर देते हैं, वो पूरा का पूरा साफ करके वो ले जाएगा अपने घर, और फिर उसको बेच के माला माल हो जाएगा, राइट। नाइदर ऑफ दीज एसिड, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर ही ऐसा काम कर सकता है,
लेकिन ये अलग अलग ऐसा आप बोलोगे कि HCl ऐसा कर देगा या फिर अकेला ये HNO3, तो अकेले में नहीं, यूनिटी हैज पावर, राइट? नाइदर ऑफ दीज एसिड कैन डू सो अलोन, अकेले कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। अब मेटल किसके साथ रिएक्ट करेंगे? सॉल्यूशंस, मेटल मेटल सॉल्ट्स के जो सॉल्यूशंस हैं उसके साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है? एक्टिविटी दी गई है इससे, रिएक्टिविटी डिक्रीज, मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। कैसे एक्टिविटी है? कॉपर वायर को हमने डिप किया किस पे? आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में, और आयरन नेल को हमने किया किसमें? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। अब रिएक्टिविटी मेटल्स, रिएक्टिव मेटल, अगर कॉपर रिएक्टिव होगा तो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, अगर आयरन रिएक्टिव होगा तो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, लेकिन एक ही चीज रिएक्टिव होगा, ठीक है? दोनों नहीं हो सकते, ठीक है? तो क्या है हमारा, क्या चीज ज्यादा रिएक्टिव है? तो आयरन रिएक्टिव है। आयरन क्या करेगा? आयरन कॉपर को डिचक्याव करके ये इसकी जगह पे आ जाएगा और आयरन सल्फेट बना देगा। तो रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। यहाँ पे लेस रिएक्टिव कौन है? कॉपर है। और रिएक्टिव मेटल कौन है? आयरन है। फ्रॉम देयर कंपाउंड, ये क्या है? कंपाउंड है, ठीक है? इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या है? कंपाउंड, कंपाउंड से हटा देगा, या फिर मोल्टेन फॉर्म। मोल्टेन फॉर्म, फॉर्म मतलब कि सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन क्या हो गया? वो मोल्टेन फॉर्म हो गया, पिघला हुआ फॉर्म, राइट? उसका सोल्यूशन मोल्टेन फॉर्म। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद रिएजेंट्स। जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन, वाटर, एसिड के साथ रिएक्ट करें, ये जरूरी नहीं है। तो इससे कैसे हम रिएक्टिविटी कैसे पता करें कौन सा ज़्यादा मेटल रिएक्टिव है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज़ करके, जो कि हम पहले फर्स्ट चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके आप चैनल पे देख सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का ज़्यादा अच्छे से एविडेंस दे सकता है। तो मेटल ए, जैसे मेटल ए क्या हो गया? यहाँ पे हम रिएक्टिव मेटल लेके देखते हैं आयरन, और सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी, मतलब किसका? कॉपर सल्फेट। ये बी का क्या है? सॉल्ट सोल्यूशन है। क्या होगा? सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए बना देगा, मतलब फेरस सल्फेट, ठीक है? और मेटल बी अलग हो जाएगा, ठीक है? ये दिया है इसमें, इसमें ये देखो, ये जो फिगर दिख रहा है ना आपको, इसमें देखो ये क्या है? ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ब्लू कलर का, ओके? और ये है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है? तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आयरन को रखा तो आयरन उसको डिस्प्लेस करके वहां पे आ जाएगा, और ये जो कॉपर वायर है, कॉपर वायर क्या करेगा? उसको नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, लेकिन आयरन क्या करेगा? आयरन उसको डिस्प्लेस कर देगा। फिर से समझो, ठीक है? अच्छे से समझा रही हूँ। ये क्या है? ये आयरन नेल है, ठीक है? ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो ये क्या करेगा? ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं जा पाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ जो आयरन सल्फेट का जो आयरन है ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है? तो ये आयरन नेल क्या करेगा? आयरन नेल की हालत ऐसे हो जाएगी, क्योंकि कॉपर पे ये चला गया, जो आयरन था वो क्या होगा? वो उसमें सोल्यूशन में आ गया, ठीक है? आयरन सोल्यूशन में आ जाएगा और कॉपर उस पर चढ़ जाएगा, ठीक है? ये कॉपर वायर है, देखो ये जो सॉल्यूशन है ये फेड हो गया ना, ये फेड इसलिए हो गया क्योंकि कॉपर सल्फेट किसका था? ब्लू कलर का, ठीक है? उसमें आयरन आ गया है, फेरस सल्फेट बना दिया उसने। आयरन के आने की वजह से क्या हो गया है? वो फेड हो गया कलर, ठीक है? और आयरन की इसमें ऐसी कंडीशन हो गई क्योंकि सारा आयरन पिघल के इसमें सॉल्यूशन में चला गया। रिएक्टिविटी सीरीज या उसको एक्टिविटी सीरीज भी हम बोलते हैं। लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्टिविटी। एक मिनट देख लेते हूँ क्या दे रखा है। in order of decreasing activity। तो लिस्ट ऑफ मेटल्स ये है केना का मगल जन, ऐसे करके आप लॉन्च कर सकते हो, अपना कुछ बना सकते हो आप निमोनिक। केना का मगल, दो चार बार बोलोगे ना आपको लॉन्च हो जाएगा। जन फे पब है कौन
कौन है जी आगे आओ, है कौन है जी आगे आओ, ठीक है, ऐसे करके लर्न कर सकते हो। रिएक्टिविटी डिग्री सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्शन। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स कैसे, ये क्या होती है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, तो अ टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल बैलेंस शेल, ये बताती है कि रिएक्टिविटी कितनी है, कि कौन सा जो एलिमेंट है वो उसकी क्या टेंडेंसी है, उसको लूज करने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को, है ना, ताकि वो अपना जो बैलेंस शेल है, जो बाहर की जो शेल है उसको फिल करने के लिए, या उसको मतलब फुली फिल मतलब ऑक्टेट बनाने के लिए, उसको क्या उसकी कैपेसिटी है, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल बैलेंस शेल। नोबल गैसेस क्या करते हैं, ये शो करते हैं लिटिल केमिकली एक्टिविटी, क्योंकि इनमें टेंडेंसी नहीं होती है, इनका ऑक्टेट ऑलरेडी फिल्ड होता है, इसलिए इनको इनकी टेंडेंसी नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉन को ये या तो गेन करें या फिर लूज करें। जैसे हम देख लेते हैं सोडियम का, सोडियम क्या है, एक मेटल है, इसकी जो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 281, क्योंकि इसका क्या है एटॉमिक नंबर 11 है, इसको अगर अरेंज करेंगे 281, तो ये क्या ऑक्टेट का मतलब क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, या तो ड्यूप्लेट होना चाहिए या फिर ऑक्टेट होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ये ऑक्टेट बनाया क्योंकि आउटर में 8 है, तो अगर इसको लूज कर देगा ये, तो क्या हो जाएगा, आउटर शेल इसका फुली फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये अभी फुली फिल्ड नहीं है, अगर इसको और अगर इलेक्ट्रॉन लेगा ये तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, 7 इलेक्ट्रॉन लेने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज कम्पेयर टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, कम एनर्जी वाला हम काम करते हैं, राइट। तो आउटर मोस्ट शेल में अभी अगर लॉस कर दिया तो क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, स्टेबल ऑक्टेट हो जाएगा। न्यूक्लियस में क्या है, 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 10, 11 प्रोटॉन है, और लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज किया ना इसने, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में उतना ही है, तो 11 प्रोटॉन, नेट कितना हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज, 11 माइनस 10 क्या हो गया, 1 पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे शो करेंगे, Na+। ठीक है, वैसे ही देखो क्लोरीन का क्या है, एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगा, 8287, तो इसका क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने से ज्यादा इजी है एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेना। ठीक है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब ये रिसीव करेगा तो 8 हो जाएगा, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा, आउटर शेल फुली फिल्ड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगी, चलो जी मेरा काम हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसमें इसमें क्या है, कितने प्रोटॉन हुए, 17 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 हो गए, तो नेट चार्ज कितना आ गया, 17 प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, 18 इज नेगेटिव, तो नेट चार्ज कितना आ गया, 1 नेगेटिव, राइट। तो सोडियम और क्लोरीन का जब रिएक्शन कराएंगे, इसमें एक एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इसको दे देगा क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे बना देगा। ठीक है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सोडियम एंड क्लोराइड आयन बना देगा ये इस तरीके से। ये क्या होता है, ये ऑपोजिट, मतलब ये चार्ज होते हैं और अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। और ये इसको इसको कौन सा फोर्स इसको पकड़ के रखता है, एक चीज, एक आयन बना देता है, आयनिक कंपाउंड बना देता है, वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसको पकड़ के रखता है। NaCl does not exist as molecule, कोई बोलेगा कि NaCl is a molecule तो that is wrong, बट ये क्या है, एग्रीगेट है, चार्ज आयन का एग्रीगेट है, नॉट अ मॉलिक्यूल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो ये क्या है, ये हमारे आयनिक कंपाउंड बन गए NaCl। आयनिक कंपाउंड जिसको हम कोवलेंट कंपाउंड या फिर सलाइन कंपाउंड भी बोलते हैं, क्योंकि क्या है, सॉल्ट बना रहा है, NaCl इज व्हाट, सॉल्ट। फिजिकल नेचर क्या होता है आयनिक कंपाउंड का, सॉलिड एंड समवॉट हार्ड। ठीक है, नमक क्या होता है, नमक सॉलिड होता है, राइट, हार्ड होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आयंस, राइट। जनरली ब्रिटल होते हैं, टूट सकते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, ब्रेक इनटू पीसेस ऑन फोर्स एप्लीकेशन। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, यानी कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक
बहुत मतलब तगड़े का एनर्जी रिक्वायर्ड होता है टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक इंटरेक्शन। अब सॉल्युबिलिटी कैसे शो करती है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं अनेक कंपाउंड को। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, नमक घुल सकता है ना, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, एक एग्जांपल याद रखोगे ना सारी प्रॉपर्टी याद रहेगी। तो ये क्या होगा, सॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल होता है किसमें, केरोसिन में, पेट्रोल में। कभी आप घोल के देखना नमक को, क्या केरोसिन में घुलेगा, पेट्रोल में घुलेगा, तो इन सब में ये नहीं घुलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे शो करती है, करता है ये देखो, सॉल्व सॉल्यूशन अंडर टेस्ट, ग्रेफाइट रॉड लिया, ये बीकर किया, ये बल्ब क्या करेगा, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे ना बैटरी के थ्रू, तो इसमें क्या होगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा, मतलब ये क्या करेगा, दो सॉल्ट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। सॉल्यूशन क्या करता है, इन्वॉल्व चार्ज पार्टिकल और मूवमेंट ही तो करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, राइट, जिसकी वजह से, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आयंस मूव टू द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स, अगर पॉजिटिव आयन है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, और नेगेटिव है तो, नेगेटिव आयन है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव ऑपोजिट इलेक्ट्रोड के पास जाता है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अब नमक में सीधा नमक लो, आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ तो थोड़ी ना करेगा वो, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर, मूवमेंट ऑफ आयंस नॉट पॉसिबल। रिजिड स्ट्रक्चर है नमक, रिजिड स्ट्रक्चर ही तो है, तो उसमें आयंस मूव ही नहीं होंगे जब तक उसको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, सोल्यूशन में ही तो वो आयंस का मूवमेंट पॉसिबल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। अकरेंस ऑफ मेटल्स, फिर है मेजर सोर्स क्या है मेटल्स का, कहाँ से मिलता है हमें मेटल, तो ये हमें मिलता है अर्थ क्रस्ट से, राइट, धरती की गोद से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ये जो आयनिक कंपाउंड है ना, इसमें इससे पहले एक टेबल दी हुई है आपके एनसीईआरटी में, नोबल नोबल गैसेस का, ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मेटल्स नॉन मेटल्स, वो आप देखोगे ना तो आपको और अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उसकी उंगली पकड़ के चलना है आपको एग्जाम तक, राइट। तो मेजर सोर्स क्या है, अकरेंस ऑफ मेटल, और जैसे कि मैं बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी जब आप करोगे एनसीईआरटी रीड करोगे ना, तो आपको फटफट कॉन्सेप्ट समझ में आता रहेगा। तो जो मेजर सोर्स है इसका क्या है, मेटल का अर्थ क्रस्ट है, सी वाटर में भी पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, जैसे कि NaCl हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। मिनरल्स, अब मिनरल्स क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दैट अकर नेचुरली, जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली मिलते हैं उनको बोलते हैं मिनरल्स, क्योंकि इनको माइन करके, अर्थ क्रस्ट में नेचुरली प्रेजेंट है तभी तो माइन करके निकालते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, मिनरल। तो ऐसे आपको डेफिनेशन लिखना कि माइन करके निकालते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, ये डेफिनेशन लिखना है आपको। अब ओर्स क्या होते हैं, वो मिनरल्स जिसमें से मेटल को प्रॉफिटेबली निकाला जा सकता है, और वो बहुत ही हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल होता है उसमें, ठीक है। किसी में कोई मिनरल है, उसको अपने फायदे के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक पर्टिकुलर मेटल का बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ओर, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल कैसे होता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और कॉपर, ये सब क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, ये फ्री स्टेट में पाते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे किसी के साथ, तो ये क्या है, अनरिएक्टिव होने की वजह से बेचारे अकेले रहते हैं, ठीक है, इनका कोई फ्रेंड नहीं बनता। कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर एंड सिल्वर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज ए सल्फाइड और ऑक्साइड ओर, ऑक्साइड या फिर ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर लेंगे, या कॉपर और सिल्वर या फिर सल्फाइड के साथ, ठीक है। तो ये सल्फाइड या ऑक्साइड ओर के फॉर्म में कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। जो मोस्ट रिएक्टिव है, जैसे कि हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जो हमने रिएक्टिविटी से देखी थी ना, के ना का मगर क्या करेंगे, इतने रिएक्टिव है, हर किसी से दोस्ती करके बैठ जाते हैं, ठीक है, कभी भी ये फ्री एलिमेंट्स के फॉर्म में नहीं मिलेंगे, नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स। अब जो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स मेटल्स हैं, जैसे कि जिंक हो गया, ठीक है, आयरन, लेड, ये सब क्या है, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट, ये मॉडरेटली पाए जाते हैं तो ऑक्साइड की तरह,
ये ऑक्साइड के साथ भी फ्रेंडशिप कर लेंगे, सल्फाइड के साथ भी और कार्बोनेट के साथ भी। और जो ज़्यादातर मेटल्स के जो ओर्स है ना, वो ऑक्साइड के फॉर्म में ही मिलते हैं। तो ऑक्सीजन क्या है, बहुत ही रिएक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट भी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, राइट। तो इसलिए ज़्यादातर मेटल्स के जो ओर्स है किसके फॉर्म में होते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं। ऑक्साइड के फॉर्म में रहते हैं तो मेटल्स को निकालना ईजी हो जाता है। तो किसी भी मेटल अगर किसी और फॉर्म में है तो उसको पहले ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, फिर उसमें से ईजी हो जाता है उसको निकालना, मेटल को। अब एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ये क्या है, स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्शन है। एनरिचमेंट कराया जाएगा ओर्स का। जो माइंड ओर्स हैं, जो खदान से निकाले गए माइन किए गए ओर हैं, वो क्या होता है, बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ उनमें इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट से निकला है तो वो क्या होगा, उसको निकालेंगे माइन करेंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत सारी गंदगी होगी, जैसे कि सॉइल हो गया, सैंड हो गया, ठीक है, ये सैंड है एक्सेट्रा। तो इन इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं गैंग। द प्रोसेसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर आर बेस्ड ऑन डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग और ओर। ठीक है, गैंग और ओर का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उन दोनों के डिफरेंस को देख के उसके बाद फिर तय किया जाता है, ये डिसाइड किया जाता है कि ये रिमूव गैंग को किस प्रोसेस से निकाला जाए। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं कि लो रिएक्टिविटी सीरीज में जब लो है उसको कैसे निकालते हैं, फिर मिडिल वाले को कैसे निकालते हैं। ये देखो, जैसे क्या है, हाईली रिएक्टिव है, के ना का मगल, ठीक है, ये किससे निकल जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस से। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो लो लो है, मतलब कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव तक हम जाएंगे। मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज, तो इसका ऑक्साइड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट करके इसको रिड्यूस करेंगे मतलब उसमें से ऑक्सीजन को हटा देंगे तो फिर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, और ये है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ये जो उसका ओर है, इसका ओर है, मरकरी का ओर है। वेट आई एम डूइंग, मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट कराया, ठीक है, तो क्या बन गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये इसको फिर से हीट किया तो ये क्या बन गया, ये हमारा आ गया मरकरी और ऑक्सीजन अलग हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, तो ऑक्सीजन से सल्फाइड से उसको अलग करना उतना ईजी नहीं था, इसलिए इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद इसको हीट करके आसानी से इसको निकाल लिया गया। फिर कॉपर ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के क्या कराया, हीट कराया, तो कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब इसको क्या है, अब इसको हीट करेंगे, इसको फिर से कॉपर सल्फेट के साथ हीट कराएंगे तो क्या होगा, कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस है, ये सबसे लो रिएक्टिविटी वाले का कॉपर। ठीक है, कौन है जी आ गया हो, है ना, यहाँ पे था ना मरकरी। ये भी टेबल आप देख लो, कॉन्सेंट्रेशन और, ठीक है, किया पहले कॉन्सेंट्रेशन किया, ठीक है, गैंग वैंग हटाया, फिर मेटल ऑफ हायर रिएक्टिविटी को इलेक्ट्रोलिसिस किया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन स्टेट, मतलब उसको मोल्टेन और मतलब सॉल्यूशन बना के फिर जाके उसका इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी पास करा के फिर प्योर मेटल निकाला, जो हायर है रिएक्टिविटी, हाईएस्ट हाईली रिएक्टिव है। जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं उनका फिर ये बाद में हम समझेंगे, पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज में मॉडरेटली रिएक्टिव जो कि है आयरन, जिंक, लेड, ये देखो आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। ठीक है, ये सब क्या है, मिडिल रिएक्टिविटी, मिडिल में है एक्टिविटी सीरीज के। अब ये सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं। तो मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट को क्या किया जाता है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। मेटल ऑक्साइड क्यों, क्योंकि इससे ईजी होता है मेटल को निकालना, ऑक्साइड के फॉर्म में मेटल को निकालना ईजी होता है, फिर इसका रिडक्शन करके फिर मेटल निकाल लिया जाता है।
हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एक्सेस एयर, ज्यादा एयर किया तो रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग किसका किसका करेंगे, सल्फाइड और सल्फाइड, मेटल सल्फाइड और या फिर मेटल कार्बोनेट। तो सल्फाइड वाले का क्या होगा, रोस्टिंग, मतलब कि एक्सेस एयर में इसको हीट किया जाएगा, ठीक है। एक्सेस एयर मतलब ऑक्सीजन, राइट। जिंक सल्फाइड को एक्सेस एयर में हीट किया तो फिर क्या बनाया, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड, लिमिटेड मतलब एयर है ही नहीं, एयर है ही नहीं, कार्बोनेट, कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर कैल्सिनेशन, ठीक है। कैल्सिनेशन कराया किसका, कार्बोनेट ऑफ का। तो जिंक कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में हीट किया तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकला। फिर इसका रिडक्शन कर देंगे, जिंक ऑक्साइड बन गया, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करा के जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना देंगे। और रिडक्शन क्या होता है, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम द कंपाउंड के लिए क्या यूज किया जाता है, रिडक्शन। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समटाइम्स यूज टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है ना, उसको मेटल में रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। कि हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा, क्योंकि ये क्या है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है मैंगनीज से, मैग्नीशियम होगा Mg, ठीक है। ये मैग्नीशियम नहीं है, ये मैंगनीज है, ओके। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, इसको रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, ये ज़्यादा रिएक्टिव है मैंगनीज से, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा और हीट निकल जाएगा। ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, मेटल्स आर इतना इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि जो मेटल निकलता है ना, ये मैंगनीज, ये मॉल्टन स्टेट में मतलब पिघला हुआ निकलेगा, ठीक है, सॉलिड स्टेट में नहीं निकलेगा। अभी तक जो हमारे पास जो भी मेटल्स निकल रहे थे वो सॉलिड फॉर्म में निकल रहे थे, ये देखो, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये सारे क्या थे, सॉलिड फॉर्म में निकल रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ पे हीट इतनी ज़्यादा, इतना हाईली एक्सोथर्मिक है कि यहाँ पे ये मॉल्टन स्टेट में निकलता है, ठीक है। थर्मिक ऑक्साइड, थर्मिक रिएक्शन, थर्मिट, थर्मिट रिएक्शन। तो सेम इसी तरीके का थर्मिट रिएक्शन होता है, ठीक है। थर्मिट रिएक्शन क्या है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, जैसे यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, तो आयरन ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, इसको बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्मिट रिएक्शन, ओके। ये क्या करता है, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में, मतलब मेटल है, ठीक है, इसको ज्वाइन करने में और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। जैसे कि आयरन ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम क्या हाईली रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा, आयरन अलग हो जाएगा, मोल्टेन स्टेट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, मोल्टेन फॉर्म में, और हीट निकल लेगी क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। फिर है एक्सट्रैक्टिंग मेटल, एक्सट्रैक्टिंग मेटल, जो टॉप है ना एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज में, या एक्टिविटी सीरीज हम बोल सकते हैं, उसको कैसे निकालते हैं, तो वेरी रिएक्टिव होते हैं ये मेटल्स, ठीक है। कि नॉट बी ऑब्टेन बाय हीटिंग विद कार्बन, जैसे यहाँ पे हमने कार्बन के साथ हीट किया था ना इसको, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करके जिंक निकाल दिया था, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करते, कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय हीटिंग विद कार्बन, क्यों, कार्बन कांट रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ, क्योंकि ऑक्साइड जो है इसके ऑक्साइड को ये रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, ये ये जो मेटल्स हैं, ये इनकी एफिनिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन के टुवर्ड्स, ठीक है, इनकी ज़्यादा एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन को छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। ये ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेंगे, तो ऑक्सीजन को छोड़ेंगे नहीं तो कार्बन कैसे उसको रिड्यूस करेंगे, तो इसलिए इनको रिड्यूस करना कार्बन के बस की बात नहीं है, ठीक है। ऑब्टेन कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इनको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से किया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाएगा, ठीक है, और रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यूज करके इसको रिड्यूस किया जाएगा, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसको ऑब्टेन किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स। मोल्टेन क्लोराइड का
इलेक्ट्रोलिसिस करवा के इनको ऑब्टेन किया जाता है। मेटल क्या करते हैं, कैथोड, कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। मेटल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, Mg2+, ठीक है, Ca2+, ठीक है, ये सब क्या है, पॉजिटिव है आयंस। तो ये क्या करेंगे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में चले जाएंगे। और जो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन कहाँ पे लिबरेट होगा, एनोड पे लिबरेट होगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन क्लोराइड, ठीक है, मोल्टेन क्लोराइड यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस करा के इसको ऑब्टेन किया जाता है। क्लोरीन कहाँ पे लिबरेट होगा, क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। कैथोड पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ कैथोड पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ठीक है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ओले ऐसे ही लर्न कर सकते हो, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, RGE। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कैसे मिलता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके। यहाँ पे क्या था, मोल्टेन क्लोराइड जो है उनके मेटल्स के, उनका इलेक्ट्रोलिसिस करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करके एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है। अब रिफाइनिंग के चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, बस 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स 5 से 10 मिनट। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिडक्शन किया जाता है, मेटल प्रोड्यूस, ठीक है। अब जो मेटल प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें मेटल मिल तो गए हैं, ठीक है, मेटल मिल तो गए हैं, लेकिन ये प्योर नहीं है, इनको फिर प्योर मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जाती है, इसकी सफाई की जाती है इलेक्ट्रोलिसिस को यूज करके, जैसे कि कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, निकल हो गया, सिल्वर, गोल्ड, ये सब। एनोड पे क्या, एनोड क्या यूज किया जाता है, इम्प्योर मेटल। एनोड पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, एनोड पे इम्प्योर, इम्प्योर होगा तभी तो वो लूज करेगा ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इम्प्योर मेटल यूज किया जाता है पॉजिटिव पे, ओके। कैथोड पे क्या किया जाता है, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल यूज किया जाता है। तो ये क्या करेगा, ये इम्प्योर वाले जो हैं इसमें से क्या करेंगे, जितने भी मेटल है वो इसमें सॉल्यूशन में जाएंगे और सॉल्यूशन से क्या करेंगे, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ये प्योर वाले में चला जाएगा, यहाँ पे लॉस होगा, यहाँ पे गेन होगा, ठीक है। गेन इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन कर देगा, ठीक है, रिडक्शन। इलेक्ट्रोड फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन फ्लो आउट ऑफ द डिवाइस, ठीक है, उसको बोलते हैं कैथोड। थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, इम्प्योर कहाँ पे यूज किया जाता है, एनोड में, ठीक है। इम्प्योर जो ये वाला है जो हमें मिला है अभी ऊपर में, वो इम्प्योर कहाँ पे यूज किया जाएगा, एनोड पे। एनोड क्या है, एनोड को एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माना जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या, इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन हमें यूज की जाती है, इसको क्या, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, मेटल सॉल्ट का, मेटल सॉल्ट का ही सोल्यूशन यूज किया जाता है कि जितना यहाँ से निकलेगा उतना ही वो यहाँ से इस प्योर मेटल, प्योर इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा। पासिंग करंट थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे ही करंट पास करा देते हैं तो क्या होता है, एनोड पे प्योर मेटल होता है, इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाता है वो मेटल, प्योर मेटल निकलता है एनोड से, क्योंकि वो इम्प्योर है ना, इम्प्योर है, इम्प्योर में से प्योर मेटल जाएगा सोल्यूशन में, सोल्यूशन में क्या करेगा, उसमें जाके घुल जाएगा। इक्विवेलेंट अमाउंट जो है मेटल का इलेक्ट्रोलाइट से निकल के कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज जो होती है, जो घुलने वाली इम्प्योरिटीज होती है वो सोल्यूशन में चली जाती है, और जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती है वो एज एनोड मड, एनोड मड कहाँ पे, एनोड मड मतलब एनोड के का ही तो इम्प्योरिटी है ना, वो एनोड मड की तरह वो इनसोल्यूबल है तो वो नीचे यहाँ बैठ जाएगी सोल्यूशन में, ठीक है। ये देखो इम्प्योरिटी दिख रहा है आपको, एनोड मड, ठीक है, ये एनोड का इम्प्योरिटी
यहाँ पे आ गई, और जो प्योर मेटल है वो यहाँ पे सॉल्यूशन में आया, सॉल्यूशन से फिर ये प्योर मेटल में चला गया। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। ये सॉल्यूशन कौन सा है? कॉपर सल्फेट, ठीक है। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट में। एनोड इज impure copper, whereas the cathode is a strip of pure copper. On passing electric current, pure copper is deposited on the cathode. यही प्रोसेस है, सिंपल सा। अब आप खुद रीड करोगे ना एनसीईआरटी तो आपको अच्छे समझ में आएगा। लास्ट टॉपिक है, ठीक है, कोरोजन। सिल्वर है ये हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, एयर में प्रेजेंट होता है, इसके साथ मिलके क्या बनाया जाता है? सिल्वर सल्फाइड बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? सिल्वर सल्फाइड बना के और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और इसी को बोलते हैं सिल्वर टार्निशिंग। कि सिल्वर में परत चल जाती है ना ब्लैक कलर की, है ना, काला पड़ जाता है थोड़ा टाइम जब सिल्वर यूज कर लेते हैं, सिल्वर ज्वेलरी तब, ठीक है। कॉपर, कॉपर का ये क्या है? सिल्वर टार्निशिंग भी है और इसको कोरोजन भी बोलते हैं, राइट। कॉपर भी क्या है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है Cu2OH2CO3। ये क्या होता है? ग्रीन कलर का की परत चढ़ा देता है किस पे? कॉपर। कॉपर के जो चीजें होती है थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है वो उस पर क्या, ये सब क्या है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या कर देंगे? ग्रीनिश लेयर फॉर्म कर देंगे कॉपर के यूटेंसिल्स में। फिर है आयरन। आयरन ऑक्सीजन और वाटर, जो कि क्या है? ये क्या है? मॉइस्चर्स को बोलते हैं, ठीक है। मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके ये रस्ट बना देता है, ठीक है। आयरन, ये रस्ट का फॉर्मूला है FeOH3। ब्राउन फ्लेकी फॉर्म में होता है रस्ट, अगर आपने देखा हो। अब है प्रिवेंशन, ये बहुत ही ज्यादा नुकसान कर देता है, ठीक है। अब हमें ये एक्टिविटी कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 टेस्ट ट्यूब लेना है आपको, ठीक है। 3 टेस्ट ट्यूब ले लिया, ये रहा 1 2 3, ठीक है। पहले बार में तीनों में क्या करना है? नेल्स डालने हैं, ठीक है। 3 नेल डाल दिए तीनों में। पहले वाले में क्या करना है? एयर भी रहेगा, ठीक है, इसमें वाटर भी रहेगा, ठीक है। पहले ये रस्ट नहीं था, बाद में हुआ है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन के लिए है। और यहाँ पे देखो, सिर्फ इसी वाले केस में यहाँ पे क्या एयर है, और इसको एयर, और यहाँ वाटर है, और यहाँ पे एक लेयर जो है यहाँ पे चढ़ा दी गई है, किसकी? ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने से क्या हो जाता है? एयर और वाटर मतलब अलग हो जाता है, ठीक है। प्रिवेंट्स एयर डिजॉल्विंग इन द वाटर, तो दोनों का मिलन नहीं हो पाएगा एयर और वाटर का। तो क्या है? सिर्फ इसको नेल को क्या मिल रहा है? सिर्फ वाटर ही मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? अब यहाँ एयर नहीं मिल रहा है, ड्राई एयर कर दिया, ठीक है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एज ड्राइंग एजेंट करते हैं, तो उसमें क्या होता है? इसको एयर को ये सारा सोख लेता है, ठीक है। और ड्राई एयर किसको यूज करके? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज करके। क्या है? कैल्शियम क्लोराइड क्या है? ड्राइंग एजेंट है, इसको यूज करके। तो हम देख रहे हैं कि जिसमें एयर और वाटर मिल रहा है उसी में ही आयरन रस्ट हुआ है, बाकी में आयरन रस्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब है इसको एयर भी चाहिए और क्या चाहिए? पानी भी चाहिए। तो हमने जो भी यहाँ फॉर्मूला देखा था, आयरन को रस्ट करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए और पानी भी चाहिए, ठीक है। अब प्रिवेंशन कैसे होता है? पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, जो हमने एल्यूमिनियम का भी पढ़ा था, ठीक है। एलॉय बना के। एलॉय क्या होता है? एलॉय होता है या तो मेटल को मेटल के साथ मिक्स करके, या तो मेटल को नॉन मेटल के साथ मिक्स करके क्या बना देते हैं? एक नया चीज बना देते हैं, जिससे क्या होता है? उसकी जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको कोरोजन से बचाया जा सकता है। अब गैल्वेनाइजेशन क्या है? मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ लेयर ऑफ जिंक। अब स्टील और आयरन में जंग लग जाता है, ठीक है। स्टील और आयरन में जंग लग जाता है, जिसको जिंक की लेयर चढ़ा के जिंक की कोटिंग करके उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो क्या करेगा? ये सेक्रीफिशियल लेयर फॉर्म कर देता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है जिंक आउटसाइड द आयरन आर्टिकल। आयरन का जो भी आर्टिकल है उसके बाहर में वो क्या कर देगा? एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देगा जिंक, ठीक है। फॉर्म अनदर ऑक्साइड लेयर, जिंक ऑक्साइड, टू फॉर्म अ कोटिंग,
इससे क्या हो जाता है, अंदर का जो ये आयरन है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। अब एलॉइंग क्या है? एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब एक ही जैसा मिक्सचर, है ना? सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था, ठीक है, 9th में पढ़ा था आई गेस। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो वैसे ही एलॉइंग में भी क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर है ये ऑफ टू और मोर मेटल्स, या फिर एक मेटल या नॉन मेटल, इसका होमोजेनियस मिक्सचर है। प्योर आयरन क्या होता है? सॉफ्ट और स्ट्रेच हो जाता है इजीली जब हॉट रहेगा। गर्म रहेगा तो सॉफ्ट होता है, तो सॉफ्ट होगा तो फिर तो हमें मजबूती कैसे मिलेगी? तो इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन के साथ ऐड करके इसको क्या किया जाता है? इसको हार्ड और स्ट्रांग बनाया जाता है, क्योंकि इसकी एलॉइंग क्यों की जाती है? ताकि जो एक मेटल या नॉन मेटल है उसकी प्रॉपर्टी चेंज करके जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें कन्वर्ट किया जा सके या फिर प्रोटेक्ट किया जा सके। सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेस इजली व्हेन हॉट, ठीक है। कितना 0.05% ही यूज किया जाता है कार्बन टू मेक इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। स्टेनलेस स्टील किस चीज का बना होता है? आयरन, निकल, क्रोमियम और कार्बन, इन सबको कंबाइन करके स्टेनलेस स्टील, जिसमें जंग नहीं लगता है, हार्ड होता है और डू नॉट रस्ट। प्रोसेस कैसा होता है ये? अब अलॉइंग का प्रोसेस कैसे होता है? मेल्टिंग प्राइमरी मेटल लिया, उसको मेल्ट किया, ठीक है, जिस मेटल को हमें एलॉय करना है तो उसको क्या किया? उसको पिघला दिया। फिर इसको इसमें क्या किया? डिजॉल्व अदर एलिमेंट्स इन इट, अदर एलिमेंट्स इसमें मिक्स कर दिया इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, एक फिक्स रेशियो में मिक्स कर दिया एलिमेंट को। ये नहीं कि कितना भी 1 चम्मच 2 चम्मच जितना मन करे उतना, नहीं, फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे दूसरा एलिमेंट। फिर इसको कूल किया जाता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर मान लो एक मरकरी मेटल है, एक मेटल कौन सा लिया हमने? मरकरी लिया। इसको हम क्या बोलते हैं? उस अलॉय के, अगर अगर हम अलॉय बना रहे हैं उसमें एक जो मेटल है वो मरकरी है तो उसको क्या बोलेंगे? एमलगम। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट जो है अलॉय की वो कम होती है देन प्योर मेटल। मान लो प्योर मेटल है कोई, उसकी जितनी मेल्टिंग पॉइंट है उसको क्या किया जाता है? जैसे अलॉय करेंगे, अलॉइंग करेंगे तो क्या करेंगे? उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ब्रास, अलॉय है किसका? कॉपर और जिंक का, ठीक है। और ब्रॉन्ज किसका है? कॉपर और टिन का। ये दोनों क्या है? नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। वैसे तो कॉपर क्या कर सकता है? कॉपर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्योंकि ये क्या है? ज्यादा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जब अलॉय बना दिया तो ये क्या हो गया? इसको नॉन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना दिया, ठीक है। ये एग्जाम में आता है। ब्रास किसका अलॉय है? ब्रॉन्ज किसका है? तो ब्रास किसका है? कॉपर और जिंक, ठीक है। ब्रॉन्ज किसका है? कॉपर और टिन। सोल्डर किसका है? लेड और टिन का, लेड और टिन का। इसका भी लो मेल्टिंग पॉइंट है, यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। इलेक्ट्रिकल वायर्स है इसको ज्वाइन करने के लिए क्या यूज किया जाता है? ये सोल्डर, ओके। प्योर गोल्ड, जो कि 24 कैरेट गोल्ड होता है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और इससे ऑर्नामेंट नहीं बना सकते हम। अगर ऑर्नामेंट बनाएंगे तो बनेगा ही नहीं एक्चुअली, इतना सॉफ्ट होता है। तो इसलिए क्या होगा? इसमें या तो सिल्वर या फिर कॉपर मिला दिया जाता है ताकि ये थोड़ा हार्ड हो जाए। तो इंडिया में जो भी ज्वेलरी यूज करते हैं वो जनरली कितना होता है? 22 कैरेट गोल्ड होता है और ये ऑर्नामेंट्स को बनाने में यूज होता है। इट मीन्स दैट 22 पार्ट प्योर गोल्ड यूज किया, 22 कैरेट, 22 पार्ट। 22 कैरेट का मतलब क्या है? 22 कैरेट का मतलब है 22 पार्ट गोल्ड और 2 पार्ट या तो कॉपर या फिर सिल्वर, ठीक है। वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी की कुतुब मीनार जो दिल्ली में है वो आयरन पिलर है और ये 1600 साल पहले बनाया गया था। आयरन वर्कर्स ऑफ इंडिया ने बनाया था। दे हैड डेवलप्ड अ प्रोसेस व्हिच प्रिवेंटेड, ऐसा प्रोसेस उन्होंने उस टाइम में बनाया था कि जिससे आयरन को रस्ट नहीं लगे, ठीक है। अगर रस्ट लग जाए तो क्या होगा? आयरन खराब हो जाएगा, ठीक है। ब्रिजेस बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। आयरन आर्टिकल्स इतना कोरोड करते हैं, ठीक है। फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ रस्ट रेजिस्टेंस इट हैज बीन एग्जामिन्ड। तो कौन सी चीज यूज की गई है कि इसको रस्ट रेजिस्टेंस मिला है? उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए काफी सारे साइंटिस्ट ने ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको एग्जामिन किया। तो ये आयरन पिलर क्या है? 8 मीटर हाई है और 6 टन
मतलब 6000 kg इसका वेट है। तो होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया और मैंने कोशिश की कि एक ही वीडियो में ये कवर हो जाए। 2 हो गए वैसे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर मुझे कौन सा स्टार्ट करना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। या फिर मैं पोल करवा दूंगी, उसमें आप बता देना कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, if you want to see me more, okay, more of my videos, okay. Thank you so much.